मेरा नाम शिखा है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम मिडिल क्लास फैमिली के माता पिता के भी न जाने कैसी सोच रखते हैं। मेरे माता पिता को ये लगता था कि हमारी बेटी एक अकेले घर में शादी करके जाएगी तो खुश रहेगी, जहाँ ना तो ननद का झंझट हो और ना ही सास ससुर के ताने। माँ बाप भी अपनी बेटी की खुशियाँ चाहते हैं, बल्कि एक समझदार बेटी के लिए तो यही सोच होती है कि उसके सास ससुर ऐसे हों जैसे उसके माता पिता। जो बहुएं अपने सास ससुर को नहीं समझती, उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां होती होंगी। मेरी सोच तो यही कहती थी कि मैं जिस घर में शादी करके जाऊंगी उस घर में पूरा भरा परिवार हो, सास ससुर ननद देवर सभी लोग हों। पर मेरे नसीब में ये खुशी नहीं लिखी थी। मेरे माँ बाप इस बात से बहुत खुश थे कि मेरी बेटी एक अकेले घर में राज करेगी। लड़का भी बहुत अमीर घर से था और एक 15 साल के बेटे का पिता भी था। वो अपने बेटे के लिए एक नर्स ढूंढ रहा था जो उसे अच्छे से पाल सके। पर मेरे माँ बाप को ये नहीं समझ में आ रहा था कि उन्होंने तो बस मेरे लिए एक बड़ा सा घर देखकर शादी कर दी। मेरे पति का नाम संजय सिंघानिया था। मेरे माँ बाप ने सोचा, बड़ा घर है, बेटी की शादी कर दो, बेटी खुश रहेगी। पर उन्हें कौन बताए कि बड़े घर में खुशियाँ नहीं मिलती। पर मैंने भी अपने माँ बाप की बातों को मान लिया था। उनकी हर बात में हाँ कर दिया था, क्योंकि अच्छी बेटियां तो यही करती हैं ना। मैं शादी के लिए ना नहीं कर पाई, क्योंकि अच्छी बेटियां माँ बाप की रजामंदी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेती हैं। हमारी शादी का दिन आया, ना कोई धूमधाम ना ही कोई ढोल बाजे थे। बड़ी सादगी से हमारी शादी हुई, क्योंकि सिंघानिया साहब को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। शायद वो अपनी पहली बीवी के गम से अभी उभरे ही नहीं थे, जिनकी मृत्यु आज से 12 साल पहले हो गई थी। जब मैं सिंघानिया साहब की बीवी बनकर उनके घर आई तो घर में बड़ी शांति थी। ना ही ननद मुझे लेने आई और ना ही सास ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा। सच कहूँ तो मैं तो इन रिश्तों के लिए बहुत तरसती थी कि कब मुझे इन सब का प्यार मिलेगा, और आज मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। मेरे लिए रिश्तों में प्यार होना रिश्ते को मजबूत बनाता है, और यह एक अनोखा ही सफ़र होता है। जैसे ही शादी के बाद मैं घर आई, सिंघानिया साहब की बड़ी सी गाड़ी में मुझे घर के बाहर ही ड्रॉप कर दिया गया और सिंघानिया साहब ने कहा कि तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उन्होंने कहा, दरवाज़ा खोलोगी तो माला तुम्हें लेने आएगी, तुम कमरे में चली जाना। मैंने धीरे से कहा कि माला कौन है, क्योंकि उस घर में कोई औरत तो रहती नहीं थी। तो उन्होंने बड़े घमंड के साथ कहा कि वो मेरी नौकरानी है। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके चले गए। मैं उन्हें देखती ही रह गई। मैं दरवाजे पर खड़े होकर ये सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और उसके अंदर मैंने देखा एक 20 साल का लड़की जो जवान और खूबसूरत थी। मैंने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की इस घर की नौकरानी है, जिसे देखकर मैं चौंक गई कि ये तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं एक लम्हे के लिए घबरा गई और उसे देखती ही रह गई। मैं ये सोचने लगी कि अगर इतनी खूबसूरत लड़की इस घर में पहले से है तो सिंघानिया साहब को मुझसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर मर्द को बीवी खानदानी चाहिए होती है और प्रेम का खूबसूरत और जवान। खैर, अब इतना सोचने का कोई मतलब नहीं था। मुझे उस औरत की नज़रें बड़ी ही तीखी लग रही थी। देखने में वो बहुत ही तेज और होशियार लग रही थी। अंदर जाते ही मुझे एक गुटी गुटी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गई कि ये आवाज़ किसकी है। शुरू से ही मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि मेरे आते ही मुझे यहाँ कुछ तो अजीब लग रहा था। शुरू से ही ऐसे ऐसे वाक्य होने लगे थे कि मुझे किसी चीज़ की गड़बड़ होने की आशंका थी। जब माला ने सोचा कि मेरा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ जा रहा है तो उसने और ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया ताकि मेरा उन आवाज़ की तरफ ध्यान न जाए। वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा दिमाग बार बार उसी आवाज़ पर जा रहा था। वो हर सूरत में यही चाहती थी कि मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा भी यहाँ पहला दिन है, मुझे अभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसके साथ अपने कमरे में चली गई। मेरे कमरे में बैठते ही वो मेरे कमरे से बाहर चली गई और दरवाज़ा बंद करने लगी। दरवाज़ा बंद करते ही वो चीखों की आवाज़ और जोर हो गई। मुझे यह सब कुछ बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एक तो पूरे घर में सन्नाटा, ऊपर से चीखों की आवाज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। खैर, मैं इन सब से ध्यान हटाकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। मैंने 12 बजे तक उनका इंतज़ार किया, तब तक वो नहीं आए थे। मेरी जैसे ही आंख लगी, करीब 1 बजे दरवाज़ा खुला और वो अंदर आए। मेरे दिल की धड़कन थोड़ा जोर हो गई। मेरे दिल में किसी भी तरह का कोई अरमान नहीं था, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी अरेंज मैरिज है। मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की बात माननी थी और यह शादी निभानी थी।
संजय आकर के बेड में मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखों में भी अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। शायद उन्हें भी ये लग रहा होगा कि इतनी कम उम्र की लड़की कहाँ से मेरे शादी हो गई। और इस उम्र में इनके जज्बात अब नहीं उभर पा रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ, जो बात कहनी होगी सीधा कह दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। मैं ना तो तुमसे झूठे वादे करूँगा और ना ही तुमसे मैं नफरत करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने सिर्फ अपने बेटे के लिए तुमसे शादी की है। मेरा बेटा कुछ अजीब सी आदतों का शिकार है और तुम्हें उसे संभालना है। मैंने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, क्यों नहीं, आपका बेटा अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और उनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और बोले कि तुम पढ़ी लिखी हो तो मेरी बात समझोगी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुम ही मेरे बेटे को संभाल सकती हो। मेरा बेटा सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सोता है। अजीब सी आदत है उसकी। उसका ध्यान सिर्फ माला रखती है और अब मुझे उम्मीद है कि तुम उसका ध्यान रखोगी, क्योंकि तुम भी पढ़ी लिखी और समझदार हो और पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। माला इस घर की नौकरानी है, मैं इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। आज से तुम उसका पूरा ध्यान रखोगी। मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि माला इतनी खूबसूरत है, वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती। उसके हाव भाव कुछ और ही कहते हैं। इस लहजे से तो वो इस घर की मालकिन लगती है। पर मैंने अभी संजय से कुछ नहीं कहा, नहीं तो उन्हें ये लगता कि मैंने आते ही घर के मामलों में दखल अंदाजी देनी शुरू कर दी है। मैंने चुप्पी साध ली और सोच लिया था कि मैं उनके बेटे का पूरा ध्यान रखूंगी, क्योंकि वो उसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। मैं उनके बेटे का ध्यान रखकर ही मैं उनकी मोहब्बत पा सकती हूँ। ये सब सोचकर मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो संजय कमरे में नहीं थे। पूरे कमरे में और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं जल्दी से उठकर मैं अपनी साड़ी सही ही कर रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। माला कमरे में दाखिल हुई और बोली, मेम साहब, आप नाश्ता कमरे में करेंगी या बाहर टेबल पर लगा दूँ? मैंने कहा, बाहर टेबल पर ही लगाओ। और छोटे साहब कहाँ हैं? मैं संजय के बेटे की बात कर रही थी। उसने कहा, छोटे साहब अभी तो सो रहे हैं, जब वो सोकर उठ जाते हैं तो उनका नाश्ता मैं ही कराती हूँ। उसके लहजे से लग रहा था कि वो मुझसे अकड़ रही है। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम नाश्ता टेबल पर लगाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। नहाकर जैसे ही बाहर आई, मुझे किसी के बोलने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और बाल बांधते हुए बाहर आई। मैंने देखा माला किसी से बात कर रही थी। वो एक 15 साल का लड़का था जो चुपचाप खड़ा था। वो मुझे तरस खाए हुए नज़रों से देखने लगा। माला उसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, उसे डरा धमका रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। उसने मुझसे गुड मॉर्निंग कहा, पर वो बहुत डरा सहमा लग रहा था। मैंने कहा, बेटा आपका नाम क्या है? तो उसने कहा, मेरा नाम रितेश है। मैंने कहा, आपको मुझसे डर लगता है क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, आज से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ गई हूँ ना, आज से मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। उसने कहा, सच में क्या आप मेरा पूरा ध्यान रखेंगी? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। इतना कहते ही हम दोनों ने नाश्ता किया। वह बार बार मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था, पर मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मुझे भी उससे बात कर बहुत अच्छा लगा। मैं उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। माला के ना चाहते हुए भी हम दोनों ने टेबल पर साथ में नाश्ता किया। और इतनी सब बातों के बाद मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि रितेश की इन हालातों के पीछे कहीं ना कहीं माला का हाथ जरूर है। मैंने धीरे धीरे उस बच्चे से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। मैं जब भी उसके कमरे में जाती, वो दौड़कर बेड के पीछे छुप जाता था, जैसे कोई खजाना छुपा हो या फिर मुझसे डरता हो। मैंने कई बार यही चीज़ नोटिस की थी कि जब भी मैं उसके पास जाती, वो छुप जाता। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि उसके पास कोई ऐसा राज है जो वो जानता है, पर मुझसे बताना नहीं चाहता। ये जानने के लिए मैं माला और रितेश दोनों पर नज़र रखना शुरू कर दिया, ताकि मैं इसकी हद तक जा सकूं और सिंघानिया साहब को इसकी पूरी सच्चाई बताऊं कि आखिर बात क्या है। मैं पूरी सच्चाई का पता लगाकर ही सिंघानिया साहब के पास जाना चाहती थी, ताकि किसी झूठी जानकारी से मैं उनके सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। मैंने रितेश से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी और ज़्यादातर समय उसके साथ ही बिताती। रितेश की अब सर्दी की छुट्टियाँ भी हो गई थी।
मैंने एक बात नोटिस की थी कि रितेश जब भी मेरे साथ होता तो बहुत खुश रहता और बहुत ही मिला मिला ऐसा रहता था। मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती और सिंघानिया साहब भी बहुत खुश थे यह सब देखकर कि फिर कुछ दिनों बाद मुझे अपने मायके जाना था, क्योंकि बहुत दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई थी। मैंने अपने मायके जाने की पूरी तैयारी कर ली। रितेश इस बात से बहुत दुखी था। मैं 2-3 दिन बाद ही मायके से वापस आ गई। जब मैं मायके से वापस आई तो मैंने देखा रितेश बहुत दुखी और उदास था, पर मैं भी बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब मैं उठी तो घर में बहुत ही सन्नाटा सा था, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं रितेश के कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आया और अजीब भी लगा कि आखिर दरवाज़ा अंदर से बंद क्यों किया। एक 15 साल के बच्चे का कमरा अंदर से बंद होने का कोई मतलब नहीं था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया था। मैंने चारों तरफ देखा, अंदर देखने का कोई जगह मिल जाए। उसके कमरे की एक खिड़की खुली हुई थी जहाँ से अंदर का नज़ारा साफ देखा जा सकता था। मैंने वहाँ से अंदर की तरफ देखा। जब देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया। माला रितेश को बहुत चिल्ला रही थी और रितेश बहुत डरा सहमा सा तकिए के पास बैठा हुआ था। मुझे अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, पर रितेश के डर पर माला के तेवर से ये पता चल रहा था कि वह उस पर चिल्ला रही है। मुझे रितेश पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो एक 15 साल का लड़का होकर भी माला से क्यों डरता है, उसे उसकी बात का जवाब क्यों नहीं देता है। ऐसी क्या बात है जो इस नौकरानी के सामने इतना मजबूर है। मैंने दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। माला ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। वो बहुत हड़बड़ा गई थी। मैंने रितेश की तरफ देखा, वो बहुत रो रहा था। और फिर मैंने माला की तरफ खूंखार निगाहों से देखा और उसे कमरे से निकल जाने के लिए कहा। मैं रितेश के कमरे के अंदर गई। उसके पास बैठकर मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके आंसू पोंछ रही थी। वो बहुत डरा सहमा सा लग रहा था। वह अपने बगल में रखे हुए तकिए के ऊपर हाथ रखे हुए था, जैसे कि उसके नीचे कुछ हो जो वो मुझे दिखाना नहीं चाहता था। मैं यह सब देखकर बहुत हैरान थी। मैंने रितेश से पास आने के लिए कहा। मेरे पास वो नहीं आया। मैंने फिर से इशारा किया, फिर उठकर मेरे पास आए, पर वो जैसे नहीं आना चाहता था। उस तकिए को कोई देखे ना, वो हमेशा ही इस तकिए के पास रहता है। आखिर बात क्या है। मैं भी सच्चाई जानना चाहती थी। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके हाथ से वो तकिया छीन लिया। जैसे ही तकिया हटाया, उसके नीचे ढेर सारे जेवरात, एक और कुछ मेकअप का सामान रखा हुआ था। यह सब देखकर वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मैंने रितेश से पूछा, बेटा ये सब क्या है। उसने कहा, ये सब मुझे माला ने लाकर दिया है। मैंने कहा, वो तुम्हें ये सब क्यों देती है। मैंने हैरत से पूछा। वो मेरी बातों से बहुत घबरा गया था। उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मैं गुस्से से उठी और भागते हुए माला के क्वार्टर में गई, पर माला वहाँ पर नहीं थी। मुझे उसका चेहरा सामने आते ही गुस्सा आ जाता कि वो क्या बदतमीजी है। एक बच्चे का दिमाग खराब करने का ये कौन सा तरीका है। मैं पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढकर थक हार कर बैठ गई, पर उसे कहाँ जाना था, लौटकर तो आती ही। यही सोचकर मैं घर आ गई, मगर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था कि माला ऐसी घिनौनी हरकतें कर कैसे सकती है। पर मैं माला से सारी ज़िंदगी ऐसे ही नफरत करती रहती अगर मुझे उसकी हकीकत का पता न चलता। शाम को जब संजय घर आए तो उनके साथ में माला भी थी। मैंने संजय के सामने माला से कुछ नहीं कहा। जैसे ही घर के अंदर आई, मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी। उसे पता था कि मैं किसी के सामने उसे जलील तो नहीं कर सकती। मेरे साथ रहकर वो इतना तो समझ गई थी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई है। अब वो भी डर गई थी और अपने क्वार्टर में बंद रहने लगी थी। रितेश की हालत भी अब पहले से ठीक हो गई थी। मैंने उसके कमरे में रखे हुए जेवरात और सारा मेकअप का सामान फेंक दिया था और रितेश पहले से काफ़ी नॉर्मल था। अब हम साथ में खाना खाने बैठते और बातें भी करते थे। संजय भी अब मुझसे बहुत खुश थे और अपने बेटे से भी। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गई थी, पर माला कब तक मुझसे दूर रहती। मुझे उसका सच तो जानना ही था। एक दिन मैं माला से मिली। माला की सारी सच्चाई मेरे सामने आई। उसने बताया कि मेरी कहानी कुछ यूँ है कि हम 2 बहन भाई थे। मेरे भाई ने शादी कर ली और शादी करके हमसे अलग हो गए। मुझे अपना घर चलाने के लिए मैं और मेरी माँ ने इस बड़े से घर में नौकरी कर ली। इस घर में नौकरानी की सख्त ज़रूरत थी। मुझे इतना तो पता था कि एक बेटी के लिए उसकी माँ की क्या अहमियत होती है। सिंघानिया साहब की नज़र मुझसे हटती ही नहीं थी। मुझे उनकी नज़रों से बहुत दहशत लगती थी।
मैं सोचती थी कि मैं कितना कम से कम उनके सामने जाऊं, लेकिन मुझे किसी न किसी काम से सामने आना ही पड़ता था। ज़्यादातर अपने कामों के लिए मुझे बुलाते थे और मुझे जाना पड़ता। फिर एक दिन ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे किसी काम के लिए बुलाया और कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा हमारी शादी कहाँ हो सकती है। उन्होंने कहा हम छुपकर शादी करेंगे। मैंने कहा छुपकर शादी करने में इज्जत कहाँ मिलती है और ना ही हम दुनिया वालों के सामने अपनी नज़रें मिला सकते हैं। मैंने साहब की सारी बात आकर माँ को बताई। मेरी माँ बहुत भोली भाली थी, उन्होंने साहब की बात को मान लिया क्योंकि वो ऊंच नीच को नहीं मानती थी। पर बात सिर्फ शादी की हुई थी। साहब ने मुझसे शादी की, पर मेरी माँ को बताए बगैर और मुझे शहर जाकर एक कमरे में रहने के लिए कह दिया। मैं शहर चली गई और एक कमरे में रहने लगी। साहब ने 6 महीने मुझे वहाँ रखा। उसके बाद वो मुझे घर ले आए। घर आकर मैं उनकी नौकरानी बनकर रहने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद मैं गर्भवती हो गई। मेरे गर्भवती होते ही साहब के रवैये बदलने लगे। उनकी दिलचस्पी अब खत्म हो गई थी। हालांकि पहले वो मेरे आगे पीछे दीवानों की तरह फिरते थे, फिर अचानक से उनकी दिलचस्पी मेरे ऊपर से खत्म हो गई। मैंने इस बात की शिकायत उनसे की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। पर मैं क्यों चुप रहती, आखिर वो मेरे पति थे। उनके चुप करने के बाद भी जब मैं चुप नहीं हुई तो उन्होंने मुझे तलाक देने की धमकी दी। पर मुझे पता था कि वो मुझे तलाक नहीं देंगे, इसीलिए मेरी आवाज़ बढ़ती गई। और फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे सच में तलाक दे दिया। मेरी ज़िंदगी फिर तलाकशुदा हो गई। मैं जहाँ थी वहीं रह गई। मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, पर मेरी नज़रों में ये गुनाह नहीं था। यह बोझ मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं बहुत परेशान थी। फिर कुछ समय बाद मेरे बेटा हुआ और जिन हालातों में वो हुआ था उसकी वजह से वो बच नहीं सका और हमेशा हमेशा के लिए चला गया। फिर मेरे जहन में बदले की आग उमड़ पड़ी। खैर, भगवान ने उनकी बीवी से पहले ही इंतकाम ले लिया था, पर उसके पीछे उनका एक बेटा, जिसे मैं जब भी देखती तो मुझे उसमें साहब का चेहरा नजर आता और मुझे बहुत चिढ़ और जलन होती। मैं नहीं चाहती थी कि वो बड़ा होकर औरतों की इज्जत खराब करे, अपने बाप जैसा बने, इसलिए मैं उसे औरत बनाना चाहती थी। मैं जिन हालातों से गुजर रही थी आप ही बताओ मैं क्या करती। इसलिए मैं उसे चूड़ियाँ और जेवर लाकर देती थी ताकि वो उन्हें पहने और अपने आप को एक कमज़ोर और बुज़दिल की तरह जीना सिखाए, ताकि वो बड़ा होकर किसी की इज्जत के साथ न खेल सके। जिस तरीके से माला मुझे ये सारी बातें बता रही थी, मुझे तो वो किसी डिप्रेशन का शिकार लग रही थी। और होती भी क्यों ना, आखिर उसके साथ इतना गलत जो हुआ था। मैंने संजय को बिना बताए उसका इलाज करवाया। संजय की गलती को भी मैंने राजपास होने से पहले ही उसे माफ़ कर दिया। माला बिल्कुल तरह से ठीक हो चुकी थी। मैंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर दी। वो अपने घर में बहुत खुश है। मैं और मेरा बेटा भी अपने घर में बहुत खुश हैं और अच्छी तरीके से रह रहे हैं और हम तीनों एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।